पीएसजीएन का फुल फॉर्म है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 6 से 10 साल के बच्चों में मिलता है मोस्ट कॉमनली। इटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी क्या बोलता है कि इट फॉलोज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल्स का इन्फेक्शन होगा उसके बाद ही पीएसजीएन हो सकता है। प्राइमरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स फेरिंग्स एंड स्किन, या तो फेरिंग्स का इन्फेक्शन होगा या स्किन का इन्फेक्शन होगा बाय स्ट्रेप्टोकोकस। इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिजीज है ये। कॉज क्या है? ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और उसमें भी टाइप है 12, 4 एंड 1। मेन स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेनिक कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएसजीएन वो कौन से है? SPEB एंड GAPDH, ये एंजाइम है। और एम प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेफ्राइटोजेनिक स्ट्रेन्स। अब हम एविडेंस टू सपोर्ट द इम्यूनोलॉजिकल बेसिस देख लेते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल बेसिस, हमने कहा कि इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड डिजीज है, बट हमने ये बोल तो दिया पर हम एविडेंस चाहिए हमें कि ये साबित कर पा रहा है कि ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है। तो उसके लिए 5 एविडेंस हमें मिलेंगे। सबसे पहले तो लेटेंट पीरियड ऑफ 1 to 4 वीक। कभी भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा तो उसके 1 से 4 हफ्ते के बाद ही पीएसजीएन हो सकता है। तो उसी टाइम के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी होता है और इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये एक एविडेंस आ गया, ठीक है। दूसरा है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, और कौन से एंटीबॉडीज? ASO, एंटी हाइलुरोनिडीज, एंटी स्ट्रेप्टोकाइनीज, एंटी डीएनएस बी, एंटी एनएडीएस, ठीक है, ये सब एंटीबॉडीज है। फिर हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया, इसका मतलब है अगर कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वगैरह होता है तो कॉम्प्लीमेंट्स भी रिएक्ट करते हैं ना, दे ऑगमेंट द इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का लेवल कम हो जाता है क्योंकि ये बाइंड करते हैं और उनके फ्री लेवल में कमी हो जाती है। फोर्थ है इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंस डिपोजिट मिल जाएगी ग्लोमेरुलाई के अंदर। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर ग्रैन्युलर फ्लोरोसेंस दिखेगा। फिफ्थ है स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन अगर ग्लोमेरुलाई के अंदर दिख रहा है तो सीधे पता चल गया कि ये तो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिजीज है, ठीक है। तो ये हमने एविडेंस दे दिया। उसके बाद में हम मैकेनिज्म ऑफ डैमेज देख लेते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड इन द सर्कुलेशन गेट्स डिपोजिटेड विद इन द ग्लोमेरुलाई। जो जितने भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने हैं सर्कुलेशन के अंदर वो सब कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी? ग्लोमेरुलाई के अंदर, और फिर वो इनिशिएट करेंगे इन्फ्लामेशन को। पर कैसे? बाय एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट एंड अदर सेल्यूलर एंड ह्यूमरल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। और फिर वो लोग क्या करेंगे? दे विल द मीडिएटर्स अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट द न्यूट्रोफिल मोनोसाइट एंड स्टिमुलेट द मैसेंजर सेल एंड एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। मतलब पीएसजीएन के अंदर हो क्या रहा है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड मैसेंजियल का स्टिमुलेशन। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी, ग्रॉस के अंदर क्या देखा? एनलार्ज्ड किडनी, पेल कैप्सुलर सरफेस एंड कॉर्टेक्स। माइक्रोस्कोपी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले है ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई के अंदर एनलार्ज्ड हाइपरसेल्युलर ग्लोमेरुलस, इट इज द डायग्नोस्टिक वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन बाय द ल्यूकोसाइट्स एंड मैसेंजियल एंड एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। ये वाला हमने इस वजह ये पढ़ा, इसी के वजह से एनलार्ज हाइपरसेल्युलर ग्लोमेरुलस दिखेगा। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ल्यूमेन जो है ना वो ऑब्लिटरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग का प्रोलिफरेशन हो रहा है इस वजह से। दूसरा ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें रेड सेल कास्ट मिलेंगे। तीसरा इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम के अंदर इडिमा एंड इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है मतलब इन्फ्लामेशन तो हो गई और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स तो हो गई, और ये तो एक पीएसजीएन एक नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, इस वजह से इडिमा भी होगा। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें क्या मिलेंगे? ग्रैन्युलर डिपोजिट। ये सब ग्रैन्युलर डिपोजिट है अराउंड द ग्लोमेरुलस, और ये जो ग्रैन्युलर डिपोजिट होते हैं वो आईजीजी या आईजीएम अलॉन्ग विद C3 के बने होते हैं। एंड ये कहाँ पे डिपोजिट होते हैं? मैसेंजियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर सब एपिथेलियल डिपोजिट है, ठीक है। सब एपिथेलियल मीन्स दिस इज द डिपोजिशन। दे अपीयर एज डोम शेप्ड हम्प्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम्प जैसा नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम्पी लंपी डिपोजिट्स। इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या आएगा? मैलेस, फीवर, नोशिया, ओलिगोयूरिया एंड हिमेचूरिया। आफ्टर 7 to
21 डेज ऑफ सोर थ्रोट और पायोडर्मा। ये हमने देखा था ना, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन अगर फेरिंग्स में होगा तो उससे हम क्या कहेंगे, सोर थ्रोट ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस। अगर स्किन में होगा तो पायोडर्मा ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसके 7 से 21 दिन के बाद ही हमें PSGN हो सकता है। हिमेचूरिया है तो कोला कलर्ड यूरिन होगा, यू नो दिस। और फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम है तो पेरी ऑर्बिटल इडीमा होगा, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। लैब फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, तो ब्लड फाइंडिंग्स के अंदर इंक्रीज स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर्स, हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया, ये हमने ऊपर सब एविडेंस में पढ़ लिया है, इंक्रीज ब्लड यूरिया एंड इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, क्योंकि अब ग्लोमेरुलस इतना ज़्यादा फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है, किडनी खराब हो रही है। उसके बाद में यूरिन फाइंडिंग्स के अंदर माइल्ड प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया एंड माइक्रोस्कोपी के अंदर रेड सेल कास्ट एंड डिसमॉर्फिक रेड सेल्स दिखेंगे। प्रोग्नोसिस, इट इज़ गुड इन चिल्ड्रन। 95% तो स्टीरॉयड से ही ठीक हो सकते हैं, 4% ही क्रोनिकसिटी में जाते हैं और 1% ही RPGN में कन्वर्ट होते हैं। एंड इट इज़ लेस बिनाइन इन अडल्ट। ठीक है, ये RPGN में कन्वर्ट हो सकते हैं। थैंक यू।